नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज जितना भी प्रीवियस ईयर का साइंस का क्वेश्चन था, 2 और सेट बचा हुआ था जिसको आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप पूरे वीडियो को देखिए और जितना भी साइंस का जो भी प्रश्न है मैं एक 1 लाइनियर फॉर्म में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक करा दे रहा हूं, जहां से आपको एक लेवल भी पता चलेगा। आज के प्रश्न का लेवल थोड़े से है, केवल बस थोड़े से ऊपर है और आपको देखने के पता चल जाएगा कि क्या थे। जो 7 अगस्त के प्रश्न पूछा गया था, जिसमें मेरा खुद एग्जाम था 7 अगस्त को, तो वो पेपर और भी पेपर उसका लेवल क्या था। बस 1-2 क्वेश्चन ऐसे, मैंने बोला था कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको होंगे, बस 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लेवल वाले हैं, बाकी सब क्वेश्चन नॉर्मल है। तो आप इस देखने के बाद आज आपका पूरा हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का करा दूंगा कंप्लीट। ये लगातार दिनों में अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरी तरह से आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वीडियो को। अगर कहीं थोड़ी बहुत बोलने में मिस्टेक हो गया होगा तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास कर दूंगा। गलती हो जाती है थोड़ी बहुत बोलने में, तो वहाँ से चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए आज हम लोग देखते हैं कि जो 7 अगस्त का पेपर पूछा गया था उसमें क्या क्या क्वेश्चन थे। साइंस के आज क्वेश्चन को करेंगे क्लियर। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जो थोड़े से आपके इस किताब में मिसप्रिंट दिया हुआ है, तो आप उसको मैं आपको सुधार के भी प्रयास करूंगा। जैसे पहला जो प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सी गैस है, ठीक है, कौन सी गैस है जो पोप के आवाज़ करते हुए जलती है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छे थे और उस टाइम सुनने में भी लगे थे, बट थोड़ी सी आप इस ध्यान दीजिएगा तो आप इसको बता सकते हैं। कह रहा है कि कौन सी ऐसी गैस है जो पोप की आवाज़ करती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें आंसर ऐसे नाइट्रोजन दिया हुआ है, बट ये गलत है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं होगा, ये होगा आपकी कौन सी गैस होगी, तो वो हो जाएगी हाइड्रोजन, ठीक है। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, जो अगर जलती है तो पोप की आवाज़ करती है। तो इसका आंसर आप सही कर लीजिएगा, हाइड्रोजन होगा, एकदम 100% ये सही आंसर है। अगला प्रश्न था, और ये प्रश्न जब हमको मिला था तो ऐसा हमें नया लगा था क्योंकि हमने उस चीज़ों को नहीं समझा था उस समय। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? कोलाइड तो पढ़े, विलियन तो पढ़े होंगे आप लोग, लेकिन जो कोलाइड है उसमें से पूछा था अंडे की जर्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी पता होना चाहिए कि अंडे की जर्दी होती क्या है। तो अगर आपको वो पता है तो आप बता सकते। देखिए अंडे में 2 पार्ट्स है, एक उसका ऊपर वाला पार्ट्स होता है और ऊपर वाला पार्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, जो सफ़ेद भाग है, उसके अंदर एक येलो टाइप का भाग होता है, ठीक है। उस येलो टाइप के भाग को ही अंडे की जर्दी कहा जाता है। बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग योक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योक बोलते हैं ना, YOLK, योक बोलते हैं, यानी पायस होता है। और ये किसका भाग है? इमल्सन का। किसका है वो? इमल्सन यानी पायस जिसको बोलते हैं, उसका भाग है। एक और बात इसमें आप याद रखिएगा कि लेसिथिन नामक, ठीक है, लेसिथिन नामक जो पायस होता है उसी से ये पाया जाता है। लेसिथिन नामक पायस से ये पाया जाता है, जो होता है कौन सा? इमल्सन है ये, अंडे की जो जड़ देता है। याद रखिएगा नाम ये भी आपको। अगला है आयरन का प्रतीक क्या है? इससे आसान सवाल अब क्या हो सकता है बताइए? इससे आसान सवाल क्या हो सकता है कि आपको आयरन का प्रतीक पूछा, यानी लोहे का प्रतीक क्या होता है? तो आयरन का होता है Fe। क्या होता है? Fe, लोहे का Fe। और भी आपको जो दिया बता दे रहे। करे एल्युमिनियम का प्रतीक क्या होता है? Al, जो दिया हुआ एल्युमिनियम है। आगे IR लिया, IR कोई प्रतीक नहीं होता, ठीक है। I से क्या होता है? आयोडीन। I से क्या होता है? आयोडीन होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो भी बातें हैं मैं क्लियर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बैंक को एक बार पढ़ लेते हैं तो 100% आपके प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? ये थोड़े से, ये जो प्रश्न है 10th लेवल तक इसको उतना नहीं पढ़ाया गया है। ऑक्सीजन जो SPDF है, जो अफबाउ ला है, याद रखिएगा। SPDF जो उप कक्षा होता है, ठीक है, ये उप कक्षा है और इंटर लेवल का ही है। थोड़े से एक प्रश्न डाला हुआ है, इंटर लेवल का जो प्रसंकरण है वो ज़्यादातर इंटर में पढ़ा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, जल में जो है sp3 प्रसंकरण होता है, ठीक है, sp3 है। ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाया जाता है वहाँ पे एक उप कक्षा के नियम अफवाउला SPDF पढ़ाया जाता है, तो वहीं से दिया हुआ है sp3। आप वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन थे, आप इस चीज़ों को लेवल को देख रहे होंगे। आगे बढ़िए, आगे का प्रश्न दिया हुआ है। आगे प्रश्न दिया है कि कोशिका स्थित तरल जैविक पदार्थ जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था? कल भी आपको प्रश्न मैंने बताया था कि जो जीव द्रव्य क्या है। आज भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ। आपको रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीज़ों को, बस आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे इसमें से कोशिका है, तो कोशिका 2 प्रकार के बताए थे, एक जीवित कोशिका होती है, एक मृत कोशिका होती है। मृत कोशिका 1665 ईस्वी में जिसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका 1674 ईस्वी में एंटोवान लीeuwenhoek ने उसका खोज किया था। तो वो 2 खोज का हो गया। इसके बाद अगर आपसे पूछे केंद्रक खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। पूछा जा रहा है इसलिए आपको बता रहे हैं, ठीक है।
केंद्रक खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। इसके बाद लाइसोसोम का खोज कौन किया था? डी डुबे ने किया था, ठीक है। राइबोसोम का खोज कौन किया था? तो जी पैलेट ने वो किया था। तो ये आप बात को ऐसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। कई थोड़ी सी बात को आप ध्यान रखिएगा। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान। ये भी बात देखिए, कोशिका जो चैप्टर से कई बार प्रश्न पूछा गया है, पीछे भी आपको 2-3 चैप्टर जो बताया उसमें पूछा गया और यहाँ पर भी था। आप चीज़ों को याद करके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपको बोला था कि आप पादप उत्तक को पढ़ लीजिएगा, और पादप उत्तक में खासकर जो उत्तक में सरल अस्थायी उत्तक और जटिल अस्थायी उत्तक जो प्रकार है वो पढ़ लीजिएगा, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं। तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, सरल अस्थायी उत्तक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जो जटिल अस्थायी उत्तक होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका जाइलम और एक होता है आपका फ्लोएम। प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। अब आपसे पैरेन्काइमा से, कोलेन्काइमा से, स्क्लेरेन्काइमा से प्रश्न बने, क्या बनेगा? देखिए बना हुआ है, प्रश्न बना है कि उत्तक पादप को यांत्रिक सहायता कौन देता है? सरल अस्थायी उत्तक बताइए कि कौन सा सरल अस्थायी उत्तक है जो यांत्रिक सहायता देता है। तो यांत्रिक सहायता देने का काम कौन करता है? तो वो बताइए कौन करता है? तो वो हो जाएगा आपका, कौन हो जाएगा? कोलेन्काइमा। कौन हो जाएगा आपका? कोलेन्काइमा हो जाएगा, जो कि क्या होता है कि जो कोलेन्काइमा है, इसका हो जाएगा आपका स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, जो परिपक्व होता है। यांत्रिक सहायता देने में क्या होता है? परिपक्व होता है स्क्लेरेन्काइमा। और इसके बाद एक होता है कोलेरेन्काइमा, ठीक है। कोलेरेन्काइमा जो युवा पौधे में होता है, ठीक है, जो युवा पौधे में मजबूती देता है वो होता है आपका कोलेरेन्काइमा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा, मिसप्रिंट नहीं है, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा इसका आंसर हो जाएगा। और जो कोलेन्काइमा होता है वो कम कठोर होता है, ध्यान रखिएगा। जो कोलेन्काइमा होता है वो कम कठोर होता है, जबकि कोलेरेन जो काइमा होता है वो आपका होता है ज़्यादा कठोर होता है, युवा पौधों में वृद्धि का काम करता है। और स्क्लेरेन्काइमा की जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और मजबूती देने का काम कौन किया? तो स्क्लेरेन्काइमा ही करता है। आगे है, हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में संग्रहित करती है? कह रहा है कि जो हरी पत्तियां हैं वो भोजन को किस रूप में संग्रहित करके रखती है? तो याद रखिएगा, जो हरी पत्तियां हैं वो भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। किस रूप में करती है? स्टार्च के रूप में। तो ये भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है कि हरी पत्तियां भोजन को किस रूप में रखती है? तो स्टार्च के रूप में, ध्यान रखिएगा। हरी पत्तियां को ही ना पेड़ पौधे का क्या कहा जाता है? हरी पत्तियां को ही पेड़ पौधे का ना रसोई घर कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्या कहा जाता है? रसोई घर। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और हरी पत्तियों में होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसके चलते पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया होता है, तो पत्ती पे मौजूद जो जल होता है उस जल को सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करके तोड़ने में जो मदद करता है वो कौन करता है? तो वो क्लोरोफिल है, जो प्रकाश को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। और जब प्रकाश ऑब्जर्व होता है तो वहाँ से जो जल है वो 2 पार्ट्स में टूट जाता है, H+O2 में टूट जाता है, ठीक है। और वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो पेड़ पौधे के अंदर चला जाता है, ग्लूकोज बना लेता है, और ऑक्सीजन वहीं से वायुमंडल में चला आता है, वहाँ रंध्र के माध्यम से। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें से कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। एक एक जो बात बोल रहे हैं हम ना, एक एक बात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। कि उसमें पूछेगा कि अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ग्लूकोज भी बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। कौन सा गैस निकलता है? तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस पेड़ पौधा लेता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। आगे है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि जो वोट हम लोग देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे एक स्याही लग जाता है जो जल्दी मिटता नहीं है, ठीक है। वो स्याही में कौन सा यौगिक होता है? तो उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट। याद रखिए क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है, ध्यान रखिएगा। और 1-2 बात आपको बता दे रहे, जब ऐसा पूछा हुआ है तो इसमें ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग क्या होता है? तो जो फोटोग्राफी होता है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटो बनता है, तो ब्लैक एंड वाइट जो फोटो है उसमें जो है वो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा ना, ब्लैक एंड वाइट जो फोटो निकलता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और ये स्याही लगाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे एक और प्रश्न इसमें दिया गया है कि लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन अनुपस्थित होता है? देखिए कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका किस में अनुपस्थित होता है? तो हम अभी जान लेते हैं थोड़ी सी पादप कोशिका में क्या है।
पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति, जो कि आपको पता है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। भी बात ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। तो ये भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। प्लेटिस्ट जो है ये भी पाया जाता है आपके पेड़ पौधे में ही। ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधे में ओनली फॉर प्लेटिस्ट पाया जाता है। प्लेटिस्ट का हिंदी होता है लवक। क्या होता है? लवक। और जो लवक होता है वो 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखिएगा, जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो पेड़ पौधों के कलर देने का डिसाइड करता है। जो रंग बिरंग कलर होता है, वो रंग बिरंग फल के फूल का जो कलर होता है वो देने का काम करता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उसको रंगीन बोलते हैं। ठीक है, रंगीन लवक होता है वो क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद होता है क्रोमोप्लास्ट, वो हो गया क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन होता है और खासकर जड़ में पाया जाता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है और जड़ में पाया जाता है। और एक होता है क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधे के पत्तियों को हरा रंग देने का काम करता है। ये 3 बात आप ध्यान रखिएगा। तो प्लेटिस्ट जो होता है ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में ही पाया जाता है। इसके बाद है रसधानी। ठीक है, जैसे हम लोग में नस होता है उसी तरह इसमें रसधानी पेड़ पौधे में होता है। रसधानी जो वैक्यूल्स होता है, जो ऊपर नीचे उसको पदार्थों को स्थानांतरित करने में मदद करता है, वो रसधानी होता है। कुछ पौधे में बड़ा और कुछ में क्या होता है? छोटा होता है। तो ये ओनली फॉर किस में पाया जाता है? तो पादप में पाया जाता है। लेकिन जो सेंट्रोसोम है, जो तर्ककाय है, ये तर्ककाय जंतु में पाया जाता है, ये पादप में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट है। तर्ककाय जो है वो सेंट्रोजोसेम है, वो जंतु पाया जाता है और ये खासकर कोशिका विभाजन में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि तर्ककाय का मुख्य कार्य क्या है? तो जो तर्ककाय है वो कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? कोशिका विभाजन में। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। कौन करता है? तो तर्ककाय सेंट्रोसोम। और एक और बात, जो सेंट्रोसोम होता है ये शुक्राणु के निर्माण में मदद करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, शुक्राणु के निर्माण में मदद कौन करता है? सेंट्रोसोम ही करता है। इसके बाद सेंट्रोसोम के ऊपर एक ना झिल्ली होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, सेंट्रोसोम के ऊपर एक मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रोसोम के ऊपर जो मैट्रिक्स होती है उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? तो सेंट्रोफियर। क्या कहा जाता है? सेंट्रोफियर कहा जाता है। भी बात आपको ध्यान रखिएगा ना, मैट्रिक्स में सेंट्रोफियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तर्ककाय हो जाएगा, सेंट्रोसोम हो जाएगा। अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला है प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो इसमें होता है बहुविभाजन। क्या होता है? इसमें बहुविभाजन होता है। तो ध्यान रखिएगा, कई खंडों में वो बढ़ जाता है। ठीक है, कई खंडों में वो बढ़ जाता है। हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिकता स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करती है? कह रहा है कि जो हाइड्रा में मुकुलन की जो प्रक्रिया है वो संतानों में आनुवंशिकता, प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, आनुवंशिकता स्थिरता को कैसे सुनिश्चित करते हैं? मतलब उसके अंदर जो संतानों की आनुवंशिकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने वाली जीन वाला है, उसको कैसे वो स्थिर करता है? तो उसके अंदर वो क्या करता है कि वो उद्भव और समसूत्री विभाजन से करता है। यानी हाइड्रा में किसे करता है? समसूत्री विभाजन होता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। तो ये बात आपको ध्यान जरूर रखना है। एक प्रश्न जो लेवल का लगा था वो ये समझ में उस समय नहीं आ पा रहा था, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के। कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें, कह रहा है कि कुछ सरीसृप क्या हो जाएंगे? रेंगने वाले। जैसे क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा, मगरमच्छ हो जाएगा, ये सब सरीसृप होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ सरीसृप लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। देखा गया है कैसे पर्यावरण पर निर्भर करता है, ये बात बता रहा है। तो देख लीजिए, बता दे रहे हैं। जैसे कछुआ है और जो आपका मगरमच्छ है, कुछ ऐसे भी सरीसृप होते हैं जिनका लिंग निर्धारण, जो आनुवंशिकता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वैसे न चलकर वो ताप पर डिफरेंट करता है। बात को ध्यान रखिएगा, ताप पर डिफरेंट करता है। और ऐसा मैंने पढ़ा है, आप पढ़ लीजिएगा आप जो चीज़ें को, कि ताप पर डिफरेंट, अगर ताप उच्च हो, ठीक है, तो वो वहाँ नर जनन होगा, और ताप अगर निम्न हो तो वहाँ पे मादा जनन होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यही सरीसृप है। और यहाँ पे होगा उष्मन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उष्मन। यानी उष्मा अंडे जो हैं को आनुवंशिकता से नहीं बदलते हैं, वो
उष्मा पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उस पे बदलता है। ध्यान रखिएगा, अगर ताप उच्च हो तो नर जन्म होगा और ताप निम्न हो तो मादा जन्म होगा, ऐसा चीज़ें होता है इसमें। तो यही बोल रहा है उष्मा पर निर्भर करता है, बात को आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी जो अंडे का निषेचन है वो उष्मा पर डिपेंड करता है, कुछ सरीसृपों का, कुछ का ही बात बता रहा है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहाँ तक ये प्रश्न थोड़े से लेवल के थे, आपको देखने को मिले होंगे। आगे प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है, कौन सा स्थान होता है? वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडाणु सामना होता है वो कौन होता है? डिंब वाहिनी होता है। क्या होता है? डिंब वाहिनी होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और पुरुष और मादा दोनों के शुक्राणु और अंडाणु के संयोगन को निषेचन कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा ना, क्या कहा जाता है? निषेचन, ये भी बात पूछा जाता है। और पुरुष में एक्स और वाई ये दोनों क्रोमोसोम होता है, जबकि महिला में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और निर्धारण बोलेगा तो एक्स और पुरुष का एक्स और महिला का भी एक्स, अगर दोनों मिलता है तो स्त्री का, लड़की का जन्म होता है, और पुरुष का वाई और स्त्री का अगर एक्स मिलता है तो वहाँ पे बच्चे का जन्म होता है, एक लड़के का निर्धारण होता है, ये भी बात कभी कभी पूछ देता है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, पूछ रहा है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो मानव शरीर का जो मुख्य समन्वय केंद्र है वो है आपका मस्तिष्क। कौन सा है? मस्तिष्क। और ये मस्तिष्क ही है जो हर क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। कल आपको बताए थे कि मस्तिष्क का 3 भाग होता है, ध्यान रखिएगा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है प्रम मस्तिष्क, जिसे सेरिब्रम कहते हैं, और सेरिब्रम जिसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है सेरिब्रम को, जो अग्र मस्तिष्क होता है। और पश्च मस्तिष्क होता है सेरिबेलम। क्या होता है? सेरिबेलम, जो पश्च मस्तिष्क है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और जो मध्य मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क स्टेम होता है, ये भी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे आँख की मांसपेशियों, आँख का पलक, ये अनैच्छिक है, हमारे से कंट्रोल में नहीं हो सकता है, तो इनका भी निर्धारण करने का काम कौन करता है? मध्य मस्तिष्क स्टेम करता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न है, थोड़े से लेवल के नहीं है, थोड़े से हैं, बस आपको कंफ्यूज किया हुआ है। क्या कंफ्यूज है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? कह रहा है कि किस समूह का गुण बताइए जो कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, आपसे पूछा हुआ है। एक है प्रोकार्डोटा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और मोलस्का। तो आप कैसे बता पाइएगा? आपको पता होना चाहिए कि किस समूह में कौन सा जीव आता है, तब तो बता पाइएगा। तो इसमें एक समूह है मोलस्का। कौन सा है? एक मोलस्का। और मोलस्का जो है उसमें आता है घोंघा। क्या आता है? घोंघा। उस घोंघा जो है वो, उसका जो ऊपर वाला शरीर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। तो ऊपर वाला भाग हो जाएगा मोलस्का, यही आपको ध्यान जरूर रखना है। तो थोड़े लेवल के प्रश्न थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़े लेवल के प्रश्न थे, ऐसे ही आपको वो सब याद रख लेना है। देखिए, एक हमारा प्रश्न अगला है कि निम्न में से कौन सा लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? लसिका के संदर्भ में कौन सा गलत है ये आपको चूज करना है, ठीक है। तो लसिका के संदर्भ पहले सही कौन होता है? लसिका के बारे में आपको बता दे कि लसिका जो होता है जैसे ब्लड है, और ब्लड धमनी से होकर प्रवाह करता है, ठीक है। तो जब ब्लड धमनी से होकर प्रवाह करता है तो उस धमनी की ऊपरी दीवार पे जो रिसाव होता है ना, वो रिसाव से ही लसिका प्राप्त होता है, ठीक है। और वो लसिका को आगे लिम्फोसाइट्स भी आगे होता है, वो जो कि शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने में भी वो मदद करता है। करता क्या है कि ये परिवहन का काम करता है, और प्लाज्मा और वो समान होता है और रंगहीन होता है। क्या होता है? वो रंगहीन होता है। प्लस में लसिका आंत रस से जो पाचित अवशोषित अमीनो अम्ल है उसका परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। जो अमीनो अम्ल है उसका परिवहन करने का काम करता है। करता क्या नहीं है? तो वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, यही गलत है। लसिका वाहिनियों द्वारा नहीं होता है, जैसे मैंने बोला ना कि धमनी है उसके द्वारा वो एकत्र नहीं होता, उसके ऊपर रिसाव से होता है, तो यही ये गलत है। आपको इसी प्रश्न को जानना है कि वो वाहिनियों द्वारा एकत्र, कोई बोले नहीं होता, वो वाहिनियों द्वारा एकत्र नहीं होता, वो रिसाव से बनता था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी है, यही गलत हो जाएगा, बस आपको ऐसे समझना है। आगे का आसान प्रश्न था कि एक अपसारी दर्पण कौन है? अपसारी दर्पण कौन है? तो उत्तल दर्पण। कौन सा है? आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। अपसारी है जो फैलाने का काम करता है। और एक है अपसारी, एक है अभिसारी। तो अभिसारी क्या होता है? अवतल। अभिसारी क्या होता है? अवतल। एक प्रश्न दिया हुआ था जो आपको थोड़े से टिपिकल 55 नंबर प्रश्न आप देखिए जो दिया हुआ था, थोड़े समझिएगा तो बना लीजिएगा। एक फिगर दिया हुआ था और इसमें बोला था कि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए परिपथ बनाया है और कुछ त्रुटियां दी गई है, उन त्रुटियों को आप सुधारिए। क्या है?
तो प्रश्न पढ़िए और आंसर मिलेगा। कह रहा है देखिए यहाँ पे कि एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ में समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। कह रहा है कि एमीटर हो और वोल्ट मीटर हो, दोनों को समानांतर क्रम में लगाना चाहिए। गलत है। एमीटर जो होता है वो श्रेणी क्रम में लगता है। किसमें लगता है? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर होता है वो समानांतर क्रम में लगता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में लगता है, सीरीज में लगता है। जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में लगता है, यानी समानांतर क्रम में लगता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस यही सोचना था और ज़्यादा भारी क्वेश्चन था नहीं। एक वस्तु का द्रव्यमान यदि 4 गुना हो तो उसका वेग आधा हो जाए तो वस्तु का संवेग क्या होगा? अगर 4 गुना हो और वेग आधा हो जाए तो संवेग जो होता है वो 2 गुना होता है। बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे ही आप ध्यान रखिए, इसका 2 गुना हो जाता है। एक प्रश्न है जो कन्फ्यूजन वाला है। आप बोलिएगा सर आप तो इसका गलत बता रहे हैं, इसका आंसर ये दिया हुआ है। अलग अलग जगह पढ़िएगा आप तो अलग अलग इसका आंसर मिलेगा। क्या आंसर है इस क्वेश्चन समझिए। विद्युत उपकरण को अति भारण के कारण लघु पतन से सुरक्षा रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? पहले प्रश्न समझिए। प्रश्न कह रहा है कि अति भारण क्या होता है? ओवरलोड। क्या होता है? ओवरलोड। अति भारण बोलते हैं, ओवरलोड बोलते हैं। जब लघु पतन होता है, जो वायर है, वायर से तार जा रहा है, उस समय कह रहा है कि कैसे उसको बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। तो 2 रीजन इसमें दिया हुआ है। आंसर क्या होगा आप खुद डिसाइड करिए। एक रीजन दिया हुआ है, एक जगह देखने को मिलेगा कि आपको भू संपर्क से भी हो सकता है, भू संपर्क से भी बचाया जा सकता है। पहले अब भू संपर्क होता क्या बताइए। भू संपर्क मतलब होता है कि जैसे आप बिजली को करंट अगर लगा तो उसको सीधे करंट को लेकर नीचे चला जाएगा, तो भू संपर्क होता है। जो करंट है उसको नीचे चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, वो कभी कभी वो भी अति भार होता है। जैसे एक फ्यूज आप स्विच देखे होंगे, तो स्विच में एक होता है जो 2 ऐसे प्लग होते हैं और एक बीच वाला ऊपर वाला होता है, जो वो भू संपर्कन के लिए दिया हुआ है, लेकिन लोग उसको जोड़ते नहीं है। तो अगर किसी को कोई टच करता है लाइन को तो सीधे वो नीचे करंट नहीं मारेगा, वो नीचे चला जाएगा, वहाँ होता है। और उसको बचाने के लिए एक और युक्ति है, भू संपर्क ओवरलोड को बचाने के लिए एक और युक्ति होती है, वो होती है फ्यूज। क्या होती है? फ्यूज होती है। अगर ज़्यादा ओवरलोड हुआ तो फ्यूज अपने आप टूट जाएगा, तो वहाँ से भी हो सकता है। तो दोनों अलग अलग जगहों पे दोनों आंसर दिया हुआ था। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, लेकिन मेरे हिसाब से हमने जो करके आया था वो भू संपर्कन करके आया था। ठीक है, भू संपर्कन करके आया था, जो कि लगभग अब अपने हिसाब से तो सही करके आया था, हिसाब से कहीं कहीं सही देता है। तो भू संपर्क ही मैंने किया था, क्योंकि जब भी लघु पतन होगा वो सीधे डायरेक्ट नीचे लेकर चला जाएगा। फ्यूज तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, वो भी शॉर्ट सर्किट भी होता है, उससे बचाने के लिए किया जाता है। आगे है एक और प्रश्न देखिए जो दिया हुआ है, अच्छे तरीके से देखिएगा कि SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। आप पढ़े होंगे इससे पहले, आप जो पढ़े होंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, एक रफ होता है और एक होता है स्मूथ। ठीक है, अंतःप्राद्रवी जालिका क्या होता है? अंतःप्राद्रवी जालिका, जो 2 प्रकार का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो वसा को भी संचित करता है, वसा को संचित करने का काम करता है, स्मूथ करता है। ठीक है, वो चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना। जो रफ होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसके ऊपर जो छोटा छोटा भाग होता है वो राइबोसोम होता है। क्या होता है? वो राइबोसोम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बनाया है कि दवाओं को निरावीकरण करने में इसकी भूमिका निभाती है किस कोशिका में, कहाँ पर होती है? ये होती है यकृत की कोशिकाओं में। कहाँ होती है? यकृत की कोशिका में होती है। कौन? SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक और प्रश्न है मैच करने वाला, थोड़ा सा लेवल कर दिया था यहाँ पे। प्रश्न में लेवल नहीं है, बस प्रश्न आसान है, समझने का आपको फेर है। मैच करने के लिए एक तरफ लिखा है द्रव संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, जोड़ों की सतह और तंत्रिका उत्तक, और आप बताइए कि इधर मैच वाला करना है। तो द्रव संयोजी उत्तक क्या होगा? रक्त होगा। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। 2 भी पकड़ आराम से पकड़ लीजिएगा। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है, तो इसका हो जाएगा रक्त। फिर है आपका तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक का मैच करने स्पाइनल कॉर्ड दिया है, तो ऐसी पहचान जाएगी। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क में होता है, 2 पहचान गए। उपकला उत्तक त्वचा में पाया जाता है, और जोड़ों की सतह का बोलेगा अगर तो उपास्थि हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका मैच कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक प्रश्न दिया है, बस एक घुमाने वाला प्रश्न दिया था कि प्रतिरोध R है तो इसके 6 टुकड़े, जितने भी टुकड़े करेगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा, यानी 1/6 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/36 हो जाएगा। 1/R स्क्वायर कर जितना देगा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 1/36 हो जाएगा।
किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति करती है। कह रहा है कि किस माध्यम में जो ध्वनि है वो सबसे तेज गति करती है। ध्वनि पूछ रहा है, तो ध्वनि तेज किस में करेगी? ठोस में ही करेगी। ध्वनि उसे थोड़ा कम द्रव में करेगी, लेकिन निर्यात में तो ध्वनि गमन करती ही नहीं है, आपको पता है। ठोस द्रव में करेगी, गैस में, निर्यात में ध्वनि गमन नहीं करती है। सबसे तेज किस में करेगी? तो वो ठोस में करेगी। और ठोस में भी किस में? स्टील में। ठोस में भी किस में करेगी? स्टील में करेगी। तो भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। तो ये सारे प्रश्न दिए हुए थे, जो थोड़े ही अच्छे प्रश्न थे, आपको बनाना है। और अगला प्रश्न कर रहा है कि जल के अणु में बंधन की कौन सी प्रकृति होती है। ये भी अच्छा प्रश्न था कि जल के अणु में कौन सा बंधन होता है। तो जल के जो अणु है उसमें हाइड्रोजन बंधन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन सा बंधन होता है? हाइड्रोजन बंधन होता है। इसके बाद पूछा, देखिए 10th क्लास का कार्बन एंड यौगिक का जो SCERT का बुक है, आप जाके उठा के देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा के वहीं से दिया हुआ है, ठीक है। क्या है? C4H14 के लिए संरचना का समअवयवों की संख्या क्या होगी। तो आप इसको जब तोड़िएगा ना, CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 करके ऐसे ऊपर नीचे लगाइएगा, कहाँ से ये बनता है। इसमें आपको बता दें 5 श्रृंखला इसकी बन सकती है, ठीक है। 5 अलग अलग टाइप से ये बन सकता है। तो जितने अलग अलग टाइप से हम बना सकते हैं वहीं समअवयवता होता है। मतलब उसका गुण जो है ना, संरचना जो परमाणु संख्या है और एक ही रहेगा, लेकिन उसका गुण क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। मतलब C6 और H14 है, तो सब में 6 और H14 ही रहेगा, लेकिन उसका गुण क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, उसका नाम अलग अलग हो जाएगा। तो वही समअवयवी कहलाता है। जो कितने होंगे? 5 होंगे इसमें। अगर है अल्फा कण क्या है, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण, तो देखिए एक होता है अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा जो कण होता है ये धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। जो बीटा होता है वो ऋणात्मक होता है। जो गामा होता है वो उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा। और अल्फा कम जो है, यहाँ पे अल्फा जो कम है वो थोड़े कम क्या होते हैं? भेदन क्षमता होती है। इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? कम होती है। जबकि बीटा की भेदन क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसका हो जाएगा ये द्विआवेशित हीलियम आयन के बराबर होता है, ठीक है। कैसा होता है? हीलियम आयन के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे 7 अगस्त का जो प्रश्न हुआ था करा दिया। आप खुद मिला लीजिए कि किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या इसके लेवल है। आप खुद ज़रा सोचिए और अच्छे से कर लीजिए। एक और बचा है, मैं आपको करा दे रहा हूँ वहीं थोड़े टाइम में, लास्ट वो बचा हुआ है। हाँ, एक और लास्ट बचा हुआ है 18 अगस्त वाला, ये करा दे रहा हूँ। और यहाँ से आपका साइंस का जितने भी लगभग पूछे गए पीछे एग्जाम में, मैं टोटल आपको 24 वाला बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें है कि मृत कोशिका का खोज किसने किया था। बार बार वही प्रश्न। मृत कोशिका, जीवित कोशिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, यही सब तो पढ़ना है आपको, केंद्रक। तो मृत कोशिका का खोज कौन किया था? याद रखिएगा, वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ग्रेगर जॉन मेंडल दिया हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? तो आनुवंशिकता का पिता उन्हें कहा जाता है, ठीक है। क्या कहता है? आनुवंशिकता का पिता, ठीक है। और याद रखिएगा इस बात को। आगे बोल रहा है आपसे, और इसके प्रश्न है कि वायु क्या है। अब बताइए कितने लेवल के प्रश्न है। 9th क्लास का उठाइए पहला चैप्टर, पहली क्वेश्चन मिश्रण वाला उठाइए, पहले ही दिया हुआ है कि वायु क्या है। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। वायु क्या? एक प्रकार का मिश्रण है। पहले भी मैंने आपको पीछे बताया था। तत्व क्या है? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका कोई खंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। यौगिक क्या है? 2 शुद्ध पदार्थों को परस्पर आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वह यौगिक बनता है। और मिश्रण, 2 शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा? मिश्रण। तो वायु भी क्या है? एक मिश्रण है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। आगे प्रश्न पूछा गया है कि विटामिन का खोज किसने किया था। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। कौन किया था? फंक ने किया था। शायद ये पीछे हमको ये वाला हम पढ़ाए हुए थे, ठीक है। ये पढ़ाए थे। लास्ट बचा हुआ है 21 वाला, है ना। ये आपको पढ़ा दिए थे, ये बचा हुआ था, ये करवाना था, ठीक है। हाँ, ये करवाना था आपको। प्रश्न यहाँ से बने हुए थे कि 25-8 वाला करवाना था, ठीक है। इसको करवा दे रहे हैं। हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? बोल रहा है हीरे का अपर्तनांक कितना होता है, बताइए। तो आप अपर्तनांक जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। अपर्तनांक जरूर याद करके जाइएगा। 10th क्लास के बुक में आप जब पढ़िएगा सेकेंड चैप्टर पढ़िएगा जब, तो उसमें ही भी आपको अपर्तनांक पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जब आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, तो हीरे का अपर्तनांक होता है 2.42, सबसे ज़्यादा होता है शायद इसका अपर्तनांक, ठीक है। 2.42 होता है। फिर आप जो ऑप्शन दिया वो देख लीजिए। एक 1.33 दिया है, वो किसका होता है? पानी का होता है। ध्यान रखिएगा, जल का अपर्तनांक होता है 1.33। और एक दिया है
1.52 जो होता है वो क्राउन ग्लास का होता है, ठीक है, याद रखिए किसका होता है, क्राउन ग्लास का होता है 1.52, और 3.14 ये पाई का मान होता है, ठीक है, यह अपर्तनांक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। आगे है निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या मैं लेबल बताऊं आपका, यही तो है, आप पढ़िए जरा इसको। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तब बताया था कल ट्रिक, नी है तो आवतल, नी है तो अवतल, दूर उर है तो उत्तल, ठीक है, दूर है तो उत्तल और नी है तो क्या हो जाएगा, अवतल। तो इस बात को याद रखिएगा, अवतल ऐसी बता सकते हैं। आगे फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, फेरस सल्फेट FeSO4 क्या होता है, FeSO4। कैल्शियम सल्फेट बोलेगा तो CaSO4, ठीक है, CaSO4। ये 2-3 सूत्र है जो आपको याद रखना है, ठीक है, इसका याद रखने का जो पूछा जाता है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है, ठीक है, जल का जो है वो परावैद्युतांक कितना होता है, तो 80 होता है, ध्यान रखिए कितना होता है, 80, एक बार पढ़ लीजिएगा, जल का परावैद्युतांक 80 होता है। फिर पूछा हुआ बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है, कल भी ने मैं बताया था आपको कि अगर CaO कहेगा तो हो जाएगा कली चूना, ठीक है, और कली चूना में डाल दीजिएगा जल, क्या डाल दीजिएगा, जल, तो बुझ जाएगा। तो CaOH का हो जाएगा होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज वो हो जाएगा बुझा हुआ चूना, और CaO कहेगा तो हो जाएगा कली चूना, ध्यान रखिएगा इस बात को अच्छा से, इसका तो CaOH का होल ट्वाइज ऑप्शन भी हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर वही प्रश्न पूछा, रिपीट किया है, पौधों में भोजन किस रूप में संचित किया जाता है, पौधे में भोजन जो किस रूप में संचित किया जाता है, स्टार्च के रूप में, किस रूप में किया जाता है, स्टार्च के रूप में, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टार्च, ध्यान रखिएगा। आगे है और जो प्रश्न इसमें साइंस का पूछा गया है, हाँ, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का, क्या होता है यहाँ पे, अवतल दर्पण का, क्योंकि ये एक प्रकाश को एक ही बिंदु पर ला देता है, ठीक है, और उत्तल में प्रकाश को फैला देता है, और ये प्रकाश को ला देता है। उत्तल वाले को क्या बोलते हैं, आपको बताए थे, अभिसारी, क्या बोलते हैं, अभिसारी, उसको बोलते हैं अपसारी, ठीक है, याद रखिएगा, मिस्टेक का ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण यहाँ पर अवतल दर्पण होगा, ठीक है। आगे प्रश्न इसमें दिया हुआ है साइंस का, अब तो नहीं, इतना ही प्रश्न इसमें दिया हुआ है, 1-2 प्रश्न और है जो आपको बता दे रहे हैं। प्रश्न दिया है कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्के बनाने में महत्वपूर्ण है, तो विटामिन बोलेगा, विटामिन तो के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के, ऐसे बोलता तो थ्रोम्बोसाइट्स हो जाता, ठीक है, बट यहाँ पे हो जाएगा विटामिन के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दंत चिकित्सा में किस दर्पण का, अवतल दर्पण का, यही तो साइंस थे जो कि आपको मैंने जितने भी 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं वो पूरे साइंस पढ़ा दिए। अब आप एक समझदार छात्र हैं, आप समझिए कि आपके प्रश्न के लेवल क्या थे, अगर पीछे पूछे गए हैं तो उसी पैटर्न पर फिक्स है कि पूछा जाएगा। अब कम से कम आप इस पैटर्न को याद करके जरूर जाइए, मेरा यही आपसे निवेदन है कि आप इतना पढ़िए, आप जितना पढ़ रहे हो पढ़िए, अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा कि आप मत पढ़िए, बट इतना आप जरूर पढ़ के जाइएगा, उसके बाद आप बताइए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो सपोर्ट कीजिएगा।